अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन है चौथिया का, उसमें पूछा है उन्होंने विलयन को परिभाषित कीजिए। तो हमें पता है विलय और विलाय के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। तो विलय और जो विलायक होता है उसका जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? फिर कह रहे हैं किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? सांद्रण, विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? तो कंसंट्रेशन को आपको व्यक्त करना है, कंसंट्रेशन के साथ। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें हम कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकेंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तनु विलयन क्या किसे कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें कंसंट्रेशन बहुत कम हो, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो, सांद्रता विलयनी कम, उसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसमें सांद्रता अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें जो विलय पदार्थ है वो हम डालते जाएं और जब उसमें वो घुलना बंद हो जाए, उसे मतलब उसकी विलेयता के बराबर उसमें वेट हो जाए किसी विलयन, उसे कहते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्तता से कम हो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और संतृप्तता से अगर अधिक मात्रा और डाल दी जाए, वो नहीं घुल रहा फिर भी आप ऊपर से डाल रहे, उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन के आधार पर विलयन के इतने प्रकार होते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया इसमें वो कह रहा है किसी विद्युत अवघट्ट के विलयन की चालकता एवं मूलर चालकता को परिभाषित कीजिए और सांद्रता से इसके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है उन्होंने किसी विद्युत अवघट्ट की चालकता एवं मूलर चालकता। तो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस होता है वो सेल का जो रेजिस्टेंस होता है आर, उसका व्युत्क्रम होता है। तो किसी भी सेल का कंडक्टेंस जी क्या होता है? उस सेल के प्रतिरोध के का व्युत्क्रम होता है, ठीक। इसका मात्रा क्या होता है? ओम इनवर्स। जो मूलर कंडक्टेंस होता है, मूलर कंडक्टेंस क्या होता है कि जो चालकता सेल है उस सेल में आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसका 1m सॉल्यूशन है। तो 1m सॉल्यूशन वाले किसी चालकता सेल में उसमें जितने भी आयन होंगे उसके समस्त आयनों की जो चालकता होगी, तो 1m किसी सॉल्यूशन में उसमें नंबर ऑफ टोटल आयंस, उनकी जो चालकता होगी उसे हम क्या कहते हैं? मूलर कंडक्टेंस, मूलर चालकता। क्या कहते हैं? तो मूलर चालकता का सूत्र क्या होता है? लैम्डा m इक्वल टू कपा इंटू 1000/m। तो चालकता क्या होती है? किसी भी सेल के प्रतिरोध का व्युत्क्रम चल की चालकता होती है। और मूलर चालकता क्या होती है कि किसी भी सेल में जो उसका 1m सॉल्यूशन है उसमें जितने भी आयन है उन समस्त आयनों की चालकता को हम सेल की मूलर चालकता कहते हैं। इसका मात्रक सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। अब ये जो चालकता, मूलर चालकता है, वो किस प्रकार से कंसंट्रेशन से प्रभावित होती हैं उसको सीखते हैं हम लोग। तो जो कंसंट्रेशन होती है, सांद्रता, तो सांद्रता जब आप लोग बढ़ाएंगे तो सेल की जो चालकता होगी उसका मान तो कम होता है, ठीक। सांद्रता बढ़ाने से वियोजन घट जाता है, जब वियोजन घटेगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। बट जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कपा, इसका मान बढ़ता है। तो चालकता सांद्रता बढ़ाने से कपा का मान क्यों बढ़ता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। जब पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे तो आप जानते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कपा का मान बढ़ेगा। बट जो मोलर कंडक्टेंस होता है, मोलर कंडक्टेंस, उसका मान घटता है। तो सांद्रता बढ़ाने से चालकता का मान घटता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान बढ़ता है, बट मोलर कंडक्टेंस का मान क्या होता है? घटता है। अगर सांद्रता हम लोग कम कर दें तो मोलर कंडक्टेंस का मान बढ़ जाता है, क्योंकि कपा के मान में उतनी कमी नहीं होती, इतनी आयतन में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो सांद्रता घटाने से किसका मान बढ़ता है? मोलर कंडक्टेंस का मान बढ़ता है, लेकिन सांद्रता बढ़ाने से इसका मान घटता है। इस प्रकार से हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद आया
प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी भी कोई रिएक्शन जिसमें जो रिएक्शन का रेट dx अपॉन dt वो किसी एक अभिकारी पदार्थ की कंसंट्रेशन में डिपेंड करे। तो किसी भी रिएक्शन में मान लो दो मॉलिक्यूल हो, दो रिएक्टेंट्स हो, बट डिपेंड एक ही पे करे, एक ही मॉलिक्यूल है तो उसी पे डिपेंड करे। तो किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो केवल एक अभिकारी अणु की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो बढ़े, घटाएं तो घटे, उसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए पूछा एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता मोड A0 का मान दिया उन्होंने 0.6 और मोड ए का मान दिया है 0.4 में 5 मिनट लगते हैं, समय लगता है t=5 मिनट। तो कह रहे कि 0.3 मोल पर लीटर रह जाने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया। तो 0.6 से 0.4 होने में कितना समय लग रहा है, 5 मिनट। तो हम क्या निकाल लेंगे, इसका के निकाल लेंगे पहले। तो k = 2.303 अपॉन 5 log 10 0.6 अपॉन 0.4। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो कितना आएगा 2.303 अपॉन 5 log 3 माइनस log 2। इनके मान आपको याद होने चाहिए। तो 2.303 अपॉन 5 log 3 का मान कितना होता है 0.477, log 2 का मान 0.301। तो यहाँ से आंसर आएगा k = 2.303 अपॉन 5 इंटू 0.176। ठीक, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें इसका क्या निकालना है, अर्धा निकालनी, टी हाफ। तो कह रहे हैं 0.3 होने में समय लगेगा। तो अर्धा क्या होती है, k = 0.693 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन k, और k का मान हमने ये निकाल दिया, k का मान तो ये यहाँ पुट कर देंगे। तो 2.303 इंटू 0.176 और अपॉन 5 आ जाएगा ऊपर। ठीक, अब ये 0.693 क्या होता है, ये होता है 2.303 इंटू 0.301। ठीक, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। कितना आ गया 5015 अपॉन 176, 1505/176। तो लगभग कितना आंसर आएगा यहाँ से हमारा, टी हाफ इक्वल टू 176 इंटू 9 5 1584, लगभग हमारा आएगा 8 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। ठीक, 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 8.5 या 4 मिनट। ठीक, तो 8 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा हमारा। तो इसका जो समय लगेगा वो 8 मिनट से ऊपर लगेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आया है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन आया है Fe2+ अपचायक और Mn2+ ऑक्सीकारक है। तो Fe2+ कह रहा है अपचायक, क्या इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो Fe2+ में इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो क्या बना Fe3+। अब Fe3+ मोर स्टेबल होता है, तो Fe2+ का कॉन्फिगरेशन क्या होगा 26 - 2 24, 24 - 18 = 6। इसका विन्यास है 3d6। इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो विन्यास क्या होगा 3d5, और 3d5 मोर स्टेबल होता है। तो 3d में 5 ऑर्बिटल बनती हैं, तो भर दो इसमें 1 2 3 4 और 5। तो इट इज हाफ फिल्ड एंड इट इज मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड मोर स्टेबल। इसीलिए Fe2+ कैसा कार्य करता है, ये अपचायक का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये मोर स्टेबल आयन बनाता है Fe3+। बट Mn2+ क्या है, Mn2+ कह रहा है ये है ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जब ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा Mn1+। तो यहाँ 3d कितना है 5। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3d6। तो Mn2+ एक क्या है ऑक्सीकारक पदार्थ है। ठीक, तो Mn2+ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, स्टेबल आयन बनाता है ये। ठीक,
और ये इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद स्टेबल ऑर्बिटल बनाता है, तो इसीलिए Fe2+ अपचायक और Mn2+ ऑक्सीकारक। सेकंड क्वेश्चन है स्कैंडियम संक्रमण तत्व है, जिंक नहीं। तो स्कैंडियम का विन्यास क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन है स्कैंडियम 3d1 होता है और जिंक का होता है 3d10। तो ये 310 फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, हमें पता है जिन्हीं की डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होती हैं वो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। इसका 3d1 है, तो ये कैसी है? अपूर्ण है। जिनकी डी कक्षिका अपूर्ण होती है उन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इसीलिए जिंक जो है वो संक्रमण तत्व है और जो स्कैंडियम वो संक्रमण तत्व है, जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। आखिरी क्वेश्चन इसमें आया है संक्रमण धातु इनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य